चलो okay, good morning students. Today we will start our chapter number 3 of practical section, that is graphical representation of data. ठीक है, आज जो है हम अपना थोड़ा सा शीट्स पर यानी प्रैक्टिकल फाइल पर कंसंट्रेट करेंगे। तो सेकंड जो चैप्टर है अभी नहीं करेंगे, सेकंड चैप्टर हम बाद में करेंगे। थर्ड चैप्टर में प्रैक्टिकल सेक्शन का शुरू करवा रही हूँ, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। जो मैक्सिमम शीट्स हैं वो आपकी इसी चैप्टर से हैं। तो अभी आप लोग घर पे हैं, आपके पास सफिशिएंट टाइम भी है, आप इजीली जो है अपनी शीट्स मेंटेन कर सकते हैं। इसलिए लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। सबसे पहले रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा है क्या? जब हम जनरल डाटा को, जो हमारे पास जनरल डाटा है, एक रॉ डाटा है, उसको जब हम टेबुलर फॉर्म में शो करते हैं, दैट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। ये हमने पहले भी किया था, जैसे 2, 3, 7, 11, 15, 17। इस रॉ डाटा को जब हम टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, यहाँ पर हम लिख देते हैं मार्क्स और यहाँ लिख देते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो हमने इसकी प्रॉपर जो है वो क्या बना ली, टेबल बना ली। तो इसको हम क्या कहेंगे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। नाउ व्हाट इज स्टैटिस्टिकल डायग्राम? क्योंकि यहाँ पर हम स्टैटिस्टिकल डायग्राम्स की बात करेंगे। जो डाटा है उसको हम दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक तो स्टैटिस्टिकल डायग्राम के थ्रू और दूसरा जो है मैप्स के थ्रू। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं हम स्टैटिस्टिकल डायग्राम। स्टैटिस्टिकल डायग्राम्स क्या होते हैं? When we represent a statistical data through the diagram, that is known as statistical diagram। जो हमारे पास अभी मैंने आपको जैसे रॉ डाटा लिख कर दिया था, अगर हम उसी स्टैटिस्टिकल डाटा को डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, स्टैटिस्टिकल डायग्राम कहेंगे। अब ये स्टैटिस्टिकल डायग्राम्स जो हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है for the mainly for the human and physical geography। human geography is on totally based upon the data। कि human geography जो हमारा डाटा बेस है, पॉपुलेशन के डाटा हमने पढ़े, अभी पार्ट ए और बी में देखा, ह्यूमन डेवलपमेंट के पढ़े, डेवलपमेंट इंडेक्स पढ़ा, लैंड रिसोर्सेज पढ़े, तो ट्रांसपोर्टेशन का डाटा पढ़ा। तो ये सारा डाटा जो है रिमेम्बर करना यानी उसको याद रखना एक इजी टास्क नहीं है। तो इन डाटास को जो है हम किसके थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, डायग्राम्स के थ्रू। तो जो स्टैटिस्टिकल डायग्राम्स हैं दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ह्यूमन ज्योग्राफी एज वेल एज द इकोनॉमिक ज्योग्राफी। अब इसके जो कुछ मेन एडवांटेजेस हैं जिसके कारण हम डाटा को डायग्राम्स के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द एडवांटेजेस। ये आपको बेटा सब लर्न करना है, वाइवा में आपसे ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय स्टैटिस्टिकल डायग्राम्स? ठीक है, एंड व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ स्टैटिस्टिकल डायग्राम्स? सबसे पहले जो इसका एडवांटेजेस है कि जो ये इट रिप्रेजेंट्स द डाटा इन इंटरेस्टिंग फॉर्म्स। जब हम डाटा से रिलेटेड चैप्टर्स पढ़ रहे होते हैं तो वो बहुत ही जो है बहुत ही हम लोगों को ड्राई लगते हैं, अनइंस्पायरिंग लगते हैं, उनको रिमेम्बर करना जो है वो बहुत डिफिकल्ट होता है। तो ये जो डायग्राम है उन डाटास में एक इंटरेस्टिंग कंसेप्ट लेकर आते हैं, क्योंकि उन्हीं डाटास को जब हम डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं तो वो देखने में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगते हैं। उनकी डिफरेंट पैटर्न, डिफरेंट शेप्स, ये जो है वो हमें बहुत ही इंटरेस्टिंग वे ऑफ स्टडी प्रोवाइड करती है। सेकेंड है सिंप्लीफाइंग द डाटा। जो हमारा डाटा होता है, रॉ डाटा कह लो या टेबुलर डाटा होता है, वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है, उससे कोई भी कंक्लूजन निकालना जो है वो बहुत ही मुश्किल होता है। तो डिफरेंट टाइप्स के डाटाज हम लोग यूज करते हैं, लेकिन जब हम इनको डायग्राम्स के थ्रू जब हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं तो वही डाटा हमारे लिए बहुत ही सिंपल हो जाता है। एक डायग्राम को देखकर जो है, जैसे कि अभी मैंने एक मान लो कि ये एक पाई डायग्राम बनाया,
ठीक है, पाई डायग्राम या सर्कल डायग्राम कहते हैं। इसमें मैं आपको लैंड जो है वो दिखा रही हूँ, या सोयल का बनाते हैं हम, इसको सोयल दिखा रहे हैं। सोयल जो इससे कि अब मैं मान लेती हूँ कि ये एक पोर्शन है सोयल का, ये 4 सोयल मैंने ली। फर्स्ट ये है एल्यूवियल सोयल, ठीक है। इसके बाद ये पोर्शन आता है ब्लैक सोयल का, और इसके बाद जो है ये पोर्शन आ जाता है एरिड सोयल का, और ये है माउंटेन सोयल। सपोज कर रहे हैं अभी हम, तो ये मैंने आपको एक डायग्राम बना दिया कि इसके हमारे पास डाटा है कि इतने 1000 एकर्स जो है वो एल्यूवियल सोयल के अंडर आता है। अब उन 1000 एकर्स को याद करोगे, फिर ब्लैक सोयल के अंदर कितना आता है, एरिड के अंदर कितना आता है, माउंटेन के अंदर कितना आता है, ठीक है। टोटल एरिया कवर्ड बाय 360। तो यहाँ से आप एक ही बारे में बता सकते हो कि सबसे लार्ज प्रोपोर्शन जो है एल्यूवियल सोयल का है, उसके बाद ब्लैक सॉइल, फिर एरिड और फिर माउंटेन। तो इस तरीके से ये पिक्चर्स देखकर समझना और उससे कंक्लूजन निकालना जो है वो बहुत ही इजी हो जाता है। एक जो कॉम्प्लेक्स डाटा है उसको ये सिंपली फॉर्म में प्रोवाइड करता है। अभी जैसे मैंने आपको ये बताया, यही थर्ड इसका आ गया, हेल्पफुल इन कंपैरेटिव स्टडी। अब हम इसमें ही दो डायग्राम ले लेते हैं। सपोज यही मैंने सॉइल का इंडिया में ले लिया और यही सॉइल का मैंने नॉर्थ अमेरिका में ले लिया एक डायग्राम। अगर हमें यहाँ पर इन्हीं सॉइल्स को कंपेयर करना हो इंडिया और नॉर्थ अमेरिका में, तो हम डायग्राम के थ्रू जो है वो बहुत ही इजीली इनको कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि सपोज मैंने अभी अभी आपको डायग्राम बनाया था कि ये हमारा एल्यूवियल सॉइल का रीजन है इन इंडिया, ये हमारा जो है ब्लैक सॉइल का रीजन है, और ये हमारा जो है सैंडी सोयल है, और यहाँ पर माउंटेन। सपोज हम नॉर्थ अमेरिका से इसको कंपेयर करना चाहते हैं, तो मे बी वहां पर एल्यूवियल सोयल जो है वो इतना है, ब्लैक सोयल जो है यहाँ पर इतनी हो सकती है, इसके बाद यहाँ पर जो है एरिड सोयल ये है, और यहाँ पर माउंटेन। तो यहाँ पर इजीली कंपेयर कर सकते हो कि इंडिया में एल्यूवियल सोइल का प्रोपोर्शन ज्यादा है, नॉर्थ अमेरिका में एल्यूवियल का कम है, ब्लैक सोइल का प्रोपोर्शन और नॉर्थ अमेरिका में सबसे ज्यादा है, ठीक है, जबकि इंडिया में सेकंड नंबर पर। तो इजीली दो डायग्राम हम बिना डाटा को कंसीडर किए डायग्राम से ही दो चीजों की कंपैरेटिव स्टडी कर सकते हैं, या अब एक ही डाटा के अंदर एक ही डायग्राम के अंदर भी हम कंपैरिजन कर सकते हैं। सो इट इज वेरी हेल्पफुल इन कंपैरेटिव स्टडी, जब हमें एक ही चीज को दो रीजन में कंपेयर करना है या एक ही रीजन के डिफरेंट एलिमेंट्स को कंपेयर करना है। फोर्थ, सेविंग टाइम एंड लेबर। सेविंग टाइम एंड लेबर जैसे अभी मैंने आपको बताया कि हम जब कंपैरेटिव कर रहे हैं, एक बार हमने डायग्राम बना लिया तो उससे हमें कंक्लूजन निकालना, उसको समझना बहुत ही इजी हो जाता है। तो इससे हमें जो है डाटा को बार बार नहीं देखना पड़ता कंपेयर करने के लिए। डायग्राम को देखेंगे तो डायग्राम देखते ही हमें पता लग जाता है कहाँ पर कौन सा प्रोपोर्शन किस एरिया में ज्यादा है, तो इससे हमारा टाइम और लेबर भी सेव होता है। फिफ्थ जो इसका मेन है, दैट इज रिटेन फॉर अ लॉन्गर टाइम, रिटेन फॉर अ लॉन्गर टाइम, ये हमारे माइंड में एक लंबे समय तक रहता है। कि अब आपकी जैसे बुक्स होती हैं, बुक्स में पिक्स बनी होती है, पिक्चर्स बनी होती है, मोस्टली छोटे जो क्लासेस हैं उनमें क्या होता है, जो बुक पब्लिश की जाती है उसमें पिक्स दी जाती है। अब क्या होता है कि ये जो पिक्स हैं, क्योंकि इन पिक्स को जो है हमारा माइंड लंबे टाइम तक जो है कैप्चर रखता है अपने अंदर। ऐसे ही जो आपके डायग्राम्स हैं, आपके डायग्राम्स होंगे वो आपके माइंड पर बहुत टाइम तक रहेंगे, जबकि जब डाटा आप लर्न करते हो तो मे बी आज आपने लर्न किया कल निकल जाएगा, लेकिन एक जो पिक्चर है, जैसे आप मूवीज देखते हो, मूवीज जो है अगर आपको एक कहानी सुनाई जाए तो आपको शायद इंटरेस्टिंग ना लगे, उसका हर पार्ट आपको याद नहीं होगा, लेकिन जब आपको उसी को मूवी की फॉर्म में दिखा दिया जाता है तो मूवी का हर एक डायलॉग आपको याद होता है, हर इंसिडेंट आपको याद होता है, इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा। तो क्योंकि हमारे जो माइंड है वो क्या है कि वो पिक्चर्स को जो है वो लंबे समय तक अपने अंदर कैप्चर रखता है। तो इसी तरीके से डायग्राम के थ्रू जब हम डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं तो वो हमारे माइंड में लंबे टाइम तक रहता है। नेक्स्ट है इजी ऑफ ड्राइंग, इजी
ऑफ ड्राइंग। अब इन रिप्रेजेंट डाटास को रिप्रेजेंट करना थ्रू द स्टैटिस्टिकल डायग्राम दैट इज वेरी इजी एंड एन ऑर्डिनरी पर्सन कैन ड्रॉ दीज डायग्राम। एक ऑर्डिनरी पर्सन जो है वो भी इन थोड़ी सी उनको अगर हम स्किल या नॉलेज दे दें तो वो इन डायग्राम्स को ड्रॉ कर सकता है। लेकिन बिसाइड दीज एडवांटेजेस देयर आर सम डिसएडवांटेजेस ऑफ स्टैटिस्टिकल डायग्राम्स आल्सो। कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं इसकी। So let's have a view on the limitations or disadvantages of diagrams, statistical diagrams. सबसे पहला लिमिटेशन इसका क्या है? कैपेबल ऑफ शोइंग सिमिलर स्मॉलर डाटा, नो सिमिलर डाटा, कैपेबल ऑफ शोइंग सिमिलर डाटा। अब इसमें जो है वो सिर्फ हम सिमिलर डाटा को ही शो कर पाते हैं। तो यहाँ पर अगर हमें वेरिएशन दिखानी है, जैसे अभी मैंने आपको दो डायग्राम बनाए, दोनों ही सॉइल के बनाए, तो ये सिमिलर डाटा को कंपेयर कर पा रहा था। लेकिन अगर मैं वही डायग्राम जो है एक सॉइल का बना दूं और दूसरा मैं जो है वो पॉपुलेशन का बना दूं, ठीक है, तो इससे आप क्या कुछ कंपेयर कर पाओगे? नहीं। तो हमें दूसरी चीज क्या होगी कि दोनों चीजों को डिपिक्ट करने के लिए अलग अलग डायग्राम ही बनाने पड़ेंगे। तो यहाँ पर अगर हमें सिमिलर डाटा जो है वही हम एक डायग्राम के थ्रू जो है वो दिखा सकते हैं, उसको कंपेयर कर सकते हैं। सेकेंड, डिफिकल्टी इन कंपैरिजन, ये भी मैंने आपको भी बता दिया कि जब हम एक जैसा डाटा नहीं शो कर सकते इससे, तो इसमें कंपैरिजन करना भी जो है वो क्या हो जाता है? डिफिकल्ट हो जाता है। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि अगर सॉइल और पॉपुलेशन को कंपेयर करना है हमें, तो यहाँ पर हमें उसके लिए दो डिफरेंट डायग्राम शो करने पड़ेंगे। एक सिंगल डायग्राम से हम सॉइल को और पॉपुलेशन दोनों को डिपिक्ट नहीं कर सकते। तो हमें सिमिलर डाटा के लिए एक डायग्राम यूज करना होगा। कंपैरिजन करना है तो हमें उसके लिए, अगर डिफरेंट एलिमेंट्स को कंपेयर करना है तो हमें उसके लिए डिफरेंट डायग्राम चाहिए होंगे। थर्ड इज अनेबल टू शो प्योर डाटा। अब जब हम डायग्राम्स बनाते हैं तो उसमें हम पर्टिकुलर, जैसे कि हमारी पॉपुलेशन है वो करोड़, लैक्स, थाउजेंड्स, हंड्रेड्स ऐसे आती है ना। लेकिन जब हम इसको हम लाइन ग्राफ से शो करते हैं तो उसको हम राउंड फिगर में कर लेते हैं। सपोज किसी एरिया की जो पॉपुलेशन है 22 करोड़ 23,40,769, सपोज ये पॉपुलेशन है, ठीक है। अब इतनी पॉपुलेशन को हम डायग्राम पर, लाइन ग्राफ पर तो नहीं शो कर सकते कि 1100 भी लें, तो हम इसको क्या करते हैं, हम इसको राउंड फिगर में ले लेते हैं। राउंड फिगर के लिए हम फर्स्ट 3 फिगर्स को चूज करते हैं, तो हम इसको राउंड फिगर कर लेंगे 2.23 या 2.2, ये हम राउंड फिगर ले लेंगे और जब हम मार्किंग करेंगे तो 2.2 ही करेंगे, बाकी सारा डाटा जो है वो अनडिफाइंड रह जाता है। तो यहाँ पर जो है प्योर डाटा हम रिप्रेजेंट नहीं करते, बल्कि जो डाटा है उसकी फुल फॉर्म को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो प्योर डाटा जो है वो जो है हिडन रह जाता है। फोर्थ इज difficult to show the high range data। हाई रेंज डाटा कि जब हम डायग्राम्स बनाते हैं तो हम उसमें लोअर और हाईएस्ट वैल्यू को देखते हैं, हमने पिछले डायग्राम्स में किया था। लेकिन अगर उनमें हाई रेंज हो, लोअर वैल्यू बहुत ही कम है और हाईएस्ट वैल्यू बहुत ही ज्यादा है और उसके बीच का गैप जो है वो दैट इज अ वेरी ह्यूज गैप, तो उस डाटा के लिए स्केल चूज करना, उसको डिपिक्ट करना, अगर हम छोटा स्केल लेते हैं छोटी चीज को दिखाने के लिए तो वो बहुत ही बड़ा बन जाएगा हमारा। अगर बड़ी चीज को हम ध्यान में रखेंगे तो छोटी चीज नजर ही नहीं आएगी। तो हाई रेंज जो डाटा होगा जिसमें वेरिएशन होगी लोएस्ट और स्मॉलेस्ट वैल्यू में, उसको डिपिक्ट करना जो है वो यहाँ पर बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। नेक्स्ट है डायग्राम्स आर नॉट सब्स्टिट्यूट ऑफ डाटा। अब
जैसे कि आपको क्वेश्चंस लिखने होते हैं, क्वेश्चंस में जो है आपको क्या करना होता है, उसमें आपको डाटा ही देना होगा कि इस एरिया की पॉपुलेशन इतनी है, इसमें से रूरल अर्बन इतनी है, इसका सेक्स कॉम्पोजिशन इतना, इतने परसेंट गर्ल्स हैं, इतने परसेंट बॉयज हैं, तो आपको वहां पर डाटा देना होगा। हम डाटा को जो है वो डायग्राम को उसका सब्स्टिट्यूट नहीं मान सकते। नो डाउट कि डायग्राम जो है वो डाटास को इजीली रिप्रेजेंट कर सकता है और लंबे समय तक हमारे माइंड में बना रहता है, बट यहाँ पर हाई रेंज डाटा को रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता। दूसरा कि जो डाटा है वो डाटा का काम डाटा ही करेगा, लेकिन जब हमें कंपैरिजन करना है तब हम डायग्राम का यूज कर सकते हैं, लेकिन जहां हमें डाटा शो करना है वहां पर हम डाटा का ही यूज कर सकते हैं, ना कि डायग्राम्स का। नेक्स्ट है मिसलीडिंग ऑफ मिसलीडिंग पॉसिबिलिटी, देयर आर पॉसिबिलिटी ऑफ मिसलीडिंग, कि अगर कोई अननोन पर्सन जो है या जो अनट्रेन्ड पर्सन जो है वो डायग्राम बना देता है, तो थोड़े से भी पॉइंट इधर उधर होने से उससे क्या होगा कि वो हमें मिसगाइड कर सकता है। जैसे अगर आप पॉपुलेशन का ही डाटा अभी बनाओगे, उसका ही डायग्राम बनाओगे, लाइन ग्राफ बनाओगे, अगर उसमें 2-4 पॉइंट भी आपका ऊपर नीचे हो गया, तो इसका मतलब 2 पॉइंट का ऊपर होना या नीचे होना मीन्स 2 करोड़ पॉपुलेशन का ऊपर नीचे होना, तो इससे क्या होगा, मिसलीडिंग होगी, मिसगाइडिंग होगी। इन द केस ऑफ अनप्रॉपर या untrained persons, if any untrained persons or any unskilled persons draw a diagram, there would be a possibility of misleading. सबसे अब ये तो हो गए हमारे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, लेकिन जब हम डायग्राम्स बनाते हैं तो हमें कुछ चीजों को ध्यान में रखना होता है, कुछ पॉइंट्स को हमें हमेशा ध्यान में रखना होता है while drawing a diagram, statistical diagram. So what are the important points of drawing the diagram? Important points of drawing diagrams. आप भी अगर अपने शीट्स बनाओगे तो इन सब चीजों को आपने ध्यान में रखकर ही अपनी शीट्स बनानी है, ठीक है। दीज आर द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। सबसे पहला आता है इसमें कि हम देयर आर नंबर ऑफ डायग्राम्स, तरह तरह के हमारे पास डायग्राम्स है, लाइन ग्राफ्स है, बार ग्राफ है, व्हील डायग्राम है, ठीक है। तो ये सारे जो स्टार डायग्राम है, अब हमें हमारे पास क्वेश्चन ये होता है कि हर डायग्राम हर डाटा के लिए सुटेबल नहीं होगा। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट आता है सिलेक्शन का, कि हमें जो है वो कौन सा डायग्राम सिलेक्शन करना है। तो सिलेक्ट करना है सिलेक्शन ऑफ एप्रोप्रिएट डायग्राम। कि सबसे पहले हमें चूज करना होता है कि हमारे डाटा के अकॉर्डिंग कौन सा डायग्राम जो है वो मोस्ट सुटेबल रहेगा, जो हमारे डाटा को जो है इफेक्टिवली रिप्रेजेंट कर सके। जैसे अभी मैंने सोयल का डायग्राम बनाया था तो मैंने उसके लिए पाई डायग्राम यूज किया था, लेकिन अगर हमें किसी एरिया कोई चीज जो डिफरेंट डायरेक्शंस में जा रही है, जैसे रिवर फ्लोज इन द डिफरेंट डायरेक्शन, तब उसके लिए हम पाई डायग्राम नहीं यूज कर सकते, लाइन ग्राफ नहीं यूज कर सकते, तब हम स्टार डायग्राम यूज करेंगे। अगर कोई चीज कंटिन्यूअसली उसमें चेंजेस आ रहे हैं, जैसे कि पॉपुलेशन है, रेनफॉल है, टेम्परेचर है, तो अगर इस तरीके के कंटिन्यूअस चेंजेस आते हैं किसी में, तो हम उसके लिए लाइन ग्राफ यूज करेंगे, ठीक है। स्टैटिक जो चेंजेस हैं उसके लिए हम बार डायग्राम यूज करेंगे। तो हमें सबसे पहले सिलेक्ट करना होता है कि हमारा डाटा किस तरीके का है और उसे हम किस सुटेबल डायग्राम के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें एक जो है एप्रोप्रिएट सिलेक्शन करना होता है डायग्राम का। सेकंड, जब डायग्राम हमने सिलेक्ट कर लिया, देन द सेकंड स्टेप इज द सिलेक्शन ऑफ स्केल। अब हमारे पास हर डाटा में एक लोएस्ट रेंज होती है और एक हाईएस्ट रेंज, तो हमें एक एप्रोप्रिएट स्केल जो है वो डिसाइड करना होता है। थर्ड चीज हमें देखनी होती है कि हमारा स्पेस कितना है, ठीक है, कि अगर हम इतना बड़ा भी स्केल ना ले लें कि हमारे स्पेस में ही ना आए, इतना छोटा भी ना ले लें कि वो बिल्कुल जरा सा ही दिखाई दे रहा हो, ठीक है। तो इसका मतलब स्केल जब हम चूज करते हैं तो हम तीन चीजों को ध्यान में रखते हैं, हाई वैल्यू, लोअर वैल्यू और स्पेस।
इन तीनों को चीजों को ध्यान में रखकर हम क्या करते हैं, स्केल डिसाइड करते हैं। एक ऐसा स्केल लेते हैं जो हमारे स्पेस के अकॉर्डिंग हमें डायग्राम प्रोवाइड करे, हाईएस्ट वैल्यू को भी उसमें हम इजीली दिखा सके, लोएस्ट वैल्यू भी उसमें जो है डिसअपियर ना हो। तो इस तरीके का हमें सबसे पहले सेकंड जो स्टेप रहता है दैट इज द सिलेक्शन ऑफ स्केल। थर्ड है हेडिंग ऑफ द डायग्राम। हेडिंग ऑफ द डायग्राम। अब सपोज मैंने आपको अभी एक डायग्राम बनाकर दिखाया, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने डायग्राम तो ये बना दिया, अब यही नहीं पता कि मैंने ड्रॉ तो कर दिए ये, अब ये 4 लाइनें क्या डाल रखी है, मैं क्या दिखाना चाह रही हूँ। तो यहाँ पर इस डायग्राम को दिखाने के लिए मैंने क्या दिखाया, उसकी हेडिंग देना जरूरी है। मैंने यहाँ दिखाया था सोइल्स ऑफ इंडिया, ठीक है। तो मुझे ये इसकी हेडिंग देनी है। अब सपोज कि यहाँ पर एक सोयल तो चलो एक स्टैटिक कंसेप्ट है कि वो हमेशा ही रहता है, लेकिन अगर मान लो मैंने एक और ऐसा ही डायग्राम बनाया है, इसमें मैंने मिनरल्स दिखाए हैं, मिनरल प्रोडक्शन दिखाया है, तो मैंने लिखा मिनरल प्रोडक्शन इन इंडिया। अब इन इंडिया मिनरल प्रोडक्शन तो लिख दिया, लेकिन मिनरल प्रोडक्शन हर साल एक जैसा तो नहीं होता, अलग अलग होता है। तो इसके बाद हमें कुछ इसकी जो है कुछ सब हेडिंग भी हमें देनी पड़ती है। जैसे मैं इसमें ईयर दे सकती हूँ कि 1961 टू 71 कि इस पीरियड के दौरान इंडिया में कितना मिनरल्स का प्रोडक्शन हुआ। यहाँ पर मैंने लिख दिया आयरन, यहाँ कोल, यहाँ एल्युमिनियम, ठीक है, ऑल दिस। तो यहाँ पर क्या होगा कि आपको सबसे पहले एक एप्रोप्रिएट हेडिंग देनी होती है, जिस हेडिंग को पढ़कर आपको पता लग जाए कि आप यहाँ क्या शो कर रहे हो कि इंडिया में मिनरल का प्रोडक्शन कितना है। अब यहाँ पर सब हेडिंग भी देनी हो जाती है कई बार कि जब हमें किसी पर्टिकुलर ईयर के बारे में जानकारी देनी है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ईयर कि इस ईयर में इंडिया का प्रोडक्शन, मिनरल प्रोडक्शन इतना था। तो यहाँ पर इस तरीके से हमें कुछ सब हेडिंग देनी पड़ती है। जैसे कि मैंने आपको बताया नेम ऑफ द आइटम शोन बाय द डायग्राम, सेकंड नेम ऑफ द एरिया लाइक इंडिया, थर्ड ईयर और ड्यूरेशन ऑफ टाइम, जैसे अभी मैंने बताया 1961 टू 71, और फोर्थ है यूनिट ऑफ द डाटा शोन कि किस डाटा कितनी यूनिट हमने इसमें शो की है, 4 यूनिट शो की तो 4। फोर्थ आ जाता है एडिशनल इंफॉर्मेशन। एडिशनल इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है कि जैसे अभी मैंने एक डायग्राम बनाऊंगी तो मैं उस डायग्राम में आप देखते हो कि आपके जो मैप्स आते हैं, जो मैप बने हुए होते हैं आपकी बुक्स में, उसके साइड में एक इंडेक्स दिया होता है ना। या फिर जब भी कभी हम क्लासेस में आपको मैप बनवाते हैं सोइल्स का, तो हम उसके साइड में आपका एक इंडेक्स बनवाते हैं जिसमें आप डिफरेंट शेड्स यूज कर सकते हो, डिफरेंट कलर यूज कर सकते हो। सपोज आपने ये शेड यूज किया एलुवियल के लिए, फिर स्ट्रेट लाइंस यूज की ब्लैक सॉइल के लिए, फिर ऐसे ब्रोकन लाइंस यूज की आपने एरिड सॉइल के लिए। तो जो लाइन या जो शेड आपने अपने डायग्राम में यूज किए होते हैं उसकी इंफॉर्मेशन आप डायग्राम के नीचे देते हो इन द इंडेक्स फॉर्म टू क्लैरिफाई द डाटा। और कोई आप सिंबल, जैसे हम जब टोपोग्राफिकल शीट्स बनाते हैं तो उसमें हम सिंबल्स का यूज करते हैं, डिफरेंट सिंबल्स, तो हम यहाँ पर इंडेक्स में डिफरेंट सिंबल्स बनाते हैं टू क्लैरिफाई आवर डाटा। क्योंकि ये सिंबल्स या ये शेड्स एक ऑर्डिनरी पर्सन जब उस डायग्राम को देखेगा तो उसे नहीं पता लगेगा कि आपने ये शेड किसके लिए दिया है, ठीक है। जब आप उसके साथ ये एडिशनल इंफॉर्मेशन दे देते हो तो वो इजिली समझ जाएगा कि ये एरिया इस सॉइल को या इस पर्टिकुलर चीज को दिखा रहा है। तो ये एडिशनल इंफॉर्मेशन देना जरूरी होता है जो हम डायग्राम के नीचे कॉर्नर पर देते हैं। नेक्स्ट है एक्यूरेसी। जैसे भी मैंने आपको बताया कि समटाइम्स इट कैन बी मिसलीड अस कि जब हम एक पॉइंट का भी हम ऊपर नीचे कर देते हैं तो उससे करोड्स में डिफरेंसेस आ जाते हैं। तो जब हम डायग्राम्स बना रहे हैं तो हमारा जो मोटिव है वो रहना चाहिए 100% एक्यूरेसी, कि हम जो डाटा है उसको प्रॉपर 100% एक्यूरेसी के साथ उसे रिप्रेजेंट करें। नेक्स्ट इज नीट, क्लीन एंड अट्रैक्टिव। अब ये जो आप शीट बनाओगे उसमें आप इस चीज का भी ध्यान रखोगे, अदरवाइज आपके जो एग्जामिनर होंगे वो आपके
आपकी शीट को रिकमेंड ही नहीं करेंगे, आपके मार्क्स भी कम आएंगे। तो यहाँ पर आपके डायग्राम्स नीट, क्लीन एंड अट्रैक्टिव होने चाहिए। शेड्स अच्छे यूज करोगे। हाई, इसमें भी शेड यूजिंग में भी आपका एक कंसेप्ट रहता है कि हायर द वैल्यू डेंस द शेड, कि जब आपकी वैल्यू हायर है तो उसके लिए आप डेंस शेड यूज करोगे। जैसे जैसे वैल्यू आपकी लाइटर होती जाएगी, स्मॉलर होती जाएगी, आपका शेड भी लाइटर होता जाएगा। ठीक है। दूसरी चीज, आपको बहुत ही क्लीन तरीके से इसको बनाना होता है, बहुत ही रबरिंग और मैसी नहीं करना अपने डायग्राम को। देखने में ये डायग्राम बहुत अट्रैक्टिव होना चाहिए, इसीलिए आपको कहती हूँ कि सबसे पहले ऊपर जो आप हेडिंग लिखनी है, प्रॉपर एक स्केल से जो है स्पेस डालकर उसमें स्टेंसिल से आपको हेडिंग लिखनी है। फिर नीचे क्लियर जो है आपका डायग्राम आना चाहिए, कोई भी डबलिंग या ये नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके के हमारे डायग्राम होने चाहिए जिसको एक नजर डालते ही हम उससे सब कुछ देख सकें। नेक्स्ट है सिंपल। जितना आप सिंपल डायग्राम का चूज करोगे उतना ही ये आपके लिए क्या रहेगा, बेनिफिटेड रहेगा। तो जब हम सिंपल डायग्राम्स को यूज करते हैं तो उसका कंस्ट्रक्शन और उससे कंक्लूजन निकालना जो है वो बहुत ही इजी रहता है। सो दीज आर द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स व्हिच यू हैव टू रिमेंबर व्हाइल द ड्राइंग ऑफ द statistical diagrams. Now come to the types of diagrams. कितने तरह के डायग्राम जो है हम बनाएंगे, हर डायग्राम से रिलेटेड 2 to 3 शीट्स हम जो है यहाँ पर अपनी फाइल्स में बनाएंगे। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ डायग्राम्स। वेट फॉर अ मिनट। कितने तरह के हमारे पास डायग्राम है? देयर आर 6 टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिकल डायग्राम्स। फर्स्ट इज लाइन ग्राफ, second is bar diagram, third is combined line and bar diagram। ये आपसे सब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कितने तरह के हमारे डायग्राम्स हैं, ये सारे क्वेश्चंस आपसे वाइवा में पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है आपका फाई और व्हील डायग्राम, एंड द फिफ्थ इज फ्लो डायग्राम, and sixth is star diagram. These are the 6 types of statistical diagrams which we will discuss in this chapter. Except these diagrams, there are some maps also. We will draw the maps and the data represented by the maps, and these maps are known as the thematic maps. Thematic maps जो हैं वो भी हमारे पास जो है 3 तरीके के हैं, जिसमें हम आइसोप्लेथ, कोरोप्लेथ और डॉट मेथड, 3 तरीके के जो है हम थीमेटिक मैप जो है करेंगे इस चैप्टर में। इन सभी से रिलेटेड जो है हम डायग्राम्स बनाएंगे। अगर इस चैप्टर में, क्योंकि अभी शिफ्ट पूरी नहीं होगी, हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे कल, तो अभी तक इस चैप्टर को लेकर कोई भी डाउट है